जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज एंड साइंस एंड टेक न्यूज। ये है हमारे मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज के 5 सेशन, उसका ये सेकंड सेशन है। पहले सेशन में हमने नेशनल न्यूज को डिस्कस किया था। नवंबर मंथ के पूरा कंपाइलेशन जो है इस 5 सेशंस में आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले जो है बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच आपका 6 to 12 तक क्लास की एनसीईआरटीज आपको मिल जाएंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। 4 आवर डेली लाइव क्लासेस हैं, कंप्लीट टॉपिक वाइज कवरेज है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एग्जाम सक्सेस स्ट्रेटजीज, निमोनिक्स हैं बाय द रिचा मैम। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। कोर्स का प्राइस आप यहां पर देख सकते हैं टिल 15th of December। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200 प्लस क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड पीडीएफ इंग्लिश ये भी आपको मिलेगी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000 प्लस पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। शुरुआत करते हैं हम हमारे सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले यामांडू ऑर्सी विंस द उराग्वे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये उराग्वे देश कहां पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में उराग्वे देश है। कैपिटल इसकी है मॉन्टेवीडियो और उराग्वेन पीसो। ठीक है, पीसो। ठीक है, ओके। सो वेरी सिमिलर टू पैसा यू कैन से। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। ये आपका क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, ये अगर थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उराग्वे, ये रहा मॉन्टेवीडियो, ये है रियो डी प्लाटा, इसको बोलते हैं रियो डी प्लाटा। तो इंटरेस्टिंग ये है कि इसके जो है इस किनारे पर जो है आपको मिलता है ब्यूनो एरीज। ठीक है जी, ब्यूनो एरीज, जो कि किसकी कैपिटल है? ब्यूनो एरीज कैपिटल है आपकी अर्जेंटीना की। ठीक है जी, ब्यूनो एरीज कैपिटल है आपकी अर्जेंटीना की। तो यहां पे जो है आपको अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनो एरीज मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने जो है री अपॉइंट किया है हरिनी अमर सूर्या को एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो उनका कोalition है, लेफ्ट विंग कोalition है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है श्रीलंका में। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता देता हूं। दिल्ली में पढ़ी हैं। ठीक है, इंडिया में पढ़ी हैं, दिल्ली में पढ़ी हैं ये। ठीक है जी, और यहां पर कैपिटल की अगर हम श्रीलंका की बात करें तो 2 कैपिटल्स है यहां पर श्रीलंका की, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और कोलंबो। अच्छा, मतलब लेजिस्लेटिव कैपिटल, मतलब यहां का जो पार्लियामेंट है वो इस जगह पर है, श्री जयवर्धनेपुरा में, और जो यहां का एग्जीक्यूटिव मतलब जो राष्ट्रपति हैं और जो मंत्री हैं वो कोलंबो में बैठते हैं, और जुडिशियल कैपिटल जो वहां की सुप्रीम कोर्ट होगी वो भी कोलंबो में होगी। श्रीलंकन रुपी आइलैंड कंट्री है, इंडिया से सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इशिबा स्टार्ट टर्म्स एज जापानीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। सो जापान के पार्लियामेंट ने री इलेक्ट किया है शिगेरू इशिबा। अगर आप देखें जापान की पॉलिटिक्स में ये एक नई रिसेंटली काफी चीजें देखने को मिल रही हैं कि बहुत रेगुलरली प्रधानमंत्री चेंज होते हैं। ठीक है, फूमियो किशिदा हमने देखा, अब जो है शिगेरू इशिबा बन रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर देखने को अभी इन रीसेंट टाइम्स नहीं देखने को मिल रही। सो यहां पर 4 बड़े आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। हरे हरे श्री कृष्णा। ठीक है, इसकी ट्रिक है। सो हरे हरे श्री कृष्णा। सो नॉर्थ टू साउथ, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 4 आइलैंड्स। नेक्स्ट आपका नवीन रामगुलम। ठीक है, नवीन रामगुलम जो है मॉरिशियस के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। मॉरिशियस की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, आइलैंड कंट्री है, और मोस्टली
भारतीय मूल के लोग यहां पर रहते हैं, ठीक है। और ये जो है अफ्रीका का एक डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, ठीक है, मतलब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से काफी अच्छा है। पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है, मॉरिशन रूपी, और जो है ये अराउंड 800 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर एक आइलैंड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और उसके अराउंड 800 किलोमीटर ईस्ट में ये आपको मॉरिशस कंट्री देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका मिया सांदो, जो है सेकंड टर्म जीती हैं, मोल्दोवा प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट। सो जो है मोल्दोवन लियो बाउंडेड बाय यूक्रेन टू द नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ बाय द रोमानिया। तो यहां पर आप छोटा सा एक देश देख सकते हैं मोल्दोवा, उसकी कह लीजिए नई राष्ट्रपति चुनी है मिया सांदो, ठीक है। प्रो वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो यूएस है, कनाडा के प्रो मानी जाती हैं। देखो यूरोप में ना जब भी इलेक्शंस होंगे, जब भी कोई नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुनकर आएगा, तो आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि रशिया की तरफ टिल्टेड है या वो वेस्ट की तरफ टिल्टेड है। मतलब उससे उस देश की जो फॉरेन पॉलिसी है किस तरीके की होगी वो बहुत क्लियर आपको आइडिया हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका डोनाल्ड ट्रंप, ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी न्यूज थी नवंबर मंथ की। डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। काफी कह लीजिए एक मतलब तकड़ी लड़ाई लड़ी गई और बहुत बिटर लड़ाई थी, क्योंकि एक तरफ जो प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है, दैट इज कमला हैरिस, जो मूल रूप से भारतीय भी हैं, मतलब फ्रॉम वन ऑफ द साइड, वन पेरेंट जो है उनके इंडियन है। वो डेमोक्रेटिक, दो पार्टीज है वहां पर, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और उन्होंने दूसरी बार ये टर्म जीता है, और ये लगभग 130 साल बाद ऐसा हुआ है कि जिसमें एक जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति रहे, फिर वो हारे, फिर जीते। मतलब बीच में दो कॉन्टिन्यूअस टर्म नहीं है, बीच में एक दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये दूसरे ऐसे कह लीजिए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और ये जो है ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट होंगे जब ये कह लीजिए ऑफिस में जाएंगे। 20th जनवरी को इनका बहुत फिक्स है, 20th जनवरी को जो है ये ओथ लेंगे। नेक्स्ट आपका जेडी वेंस, ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। सो ही विल बी वन ऑफ द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट, और मात्र 40 साल के हैं। और इनकी जो वाइफ है उषा चिलकुरू वॉन्स, ये मूल रूप से भारतीय हैं, मतलब इनके पेरेंट्स इंडियन हैं और वो वहां शिफ्ट हुए थे। ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका ट्रंप ने अपॉइंट किया है एलिसी स्टेफनिक एज ए यूएन एम्बेसडर। तो देखो यहां पर ना बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। यहां पर ना जो वर्ड यूज किया जाता है वो सेक्रेटरी वर्ड यूज किया जाता है। सेक्रेटरी का मतलब वहां पर होता है मिनिस्टर, जो यहां पर हम मिनिस्टर देखते हैं, क्योंकि जहां पर आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, वहां पर जो प्रेसिडेंट होता है वो जो है अपने कह लीजिए मंत्रिमंडल को तय करता है। तो वो पावर यहां पर भी है प्रधानमंत्री के पास, पर यहां पर हम वर्ड जो यूज करते हैं वो मिनिस्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज डोंट कंफ्यूज के सेक्रेटरी क्या है, डिफेंस सेक्रेटरी जो है वहां पर, या होम सेक्रेटरी, तो वो जो टर्म है दैट इज फॉर द मिनिस्टर, ठीक है। तो ये यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस। अब इसमें बहुत सारे नाम आएंगे जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी, और अगले महीनों में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो उनमें से वो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मूल रूप से भारतीय हैं, ठीक है, मूल रूप से भारतीय हैं। जैसे अभी रिसेंटली काश पटेल हैं, ठीक है, तो वो वाले नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके। ओके, सो एलन मस्क और फॉर्मर रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी, उनको डॉग की जो है वो हेड करेंगे। अब ये डॉग क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। बेसिकली यूएस में जो रिपब्लिकन पार्टी है, या यूएस में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं, सरकारी जो एम्प्लॉइज हैं, वो बहुत ज्यादा है नंबर्स में, और यहां पर उनका नंबर कम होना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा सैलरीज दी जाती हैं, काम उतना वो करते नहीं है। एक ब्रॉडली व्यू पॉइंट जो डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को आपको जनरली मिलता था, वो आपको आजकल डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ यूएस में नहीं, आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी अगर जैसे न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, वहां पर भी आपको ये ओपिनियन देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो है, जैसे मिनिमलिस्टिक गवर्नमेंट, जैसे सरकार यहां पे भी कहती है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो यहां पर जो है वहां पर भी एग्जैक्टली यही बात है। दोनों ही बहुत फेमस बिजनेसमैन हैं, एलन मस्क के बारे में, ठीक है जी, एक्स जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, और विवेक रामास्वामी भी मात्र 38 साल के हैं और बहुत फेमस वहां पर बिजनेसमैन हैं। अब इनका काम ये होगा कि ये इस डिपार्टमेंट को हेड करेंगे और
गवर्नमेंट में किस तरीके से छटनी की जा सकती है और कैसे उसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है, और दे सेड के इससे हम $2 ट्रिलियन तक जो है सेव कर सकते हैं। दैट इज द आइडिया। ओके, सो कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, यूएस डॉलर, ये आई होप आप सबको पता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप अपॉइंट्स सूजी वाइल्स एज द फर्स्ट फीमेल व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ। तो पहली बार एक महिला को जो है व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है, सूजी वाइल्स। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हैज चोजन फॉर्मर एक्टिंग अटॉर्नी जनरल मैथ्यू व्हाइटेकर टू सर्व एज द यूएस एम्बेसडर टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, ब्रसल्स बेल्जियम में है, जो कि 32 देशों का एक समूह है। मतलब इसमें एक आर्टिकल है 5, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे उसमें बहुत सीधा सीधा ये लिखा गया है कि एक पर अगर हमला होगा वो 32 के 32 देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब जितने भी मेंबर्स होंगे नाटो के, उन पर हमला माना जाएगा। यह शुरुआत हुई थी कोल्ड वॉर के समय पर, शीत युद्ध के समय पर। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप था लेड बाय यूएस, एक तरफ ईस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप था लेड बाय यूएसएसआर। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, बट NATO continues to expand. That is exactly the Russia has the problem with. रशिया कह रहा है कि भाई अब जब वो मुद्दा था वो खत्म हो गया, तो आप नाटो को एक्सपैंड क्यों कर रहे हैं? जो आपने पहले प्रॉमिस किया था वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रो नाटो बात नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई नाटो में यूएस बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है और ये जो है हमें इस पे खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है नाटो के कंटेक्स्ट में। नाटो के बारे में आपको डेफिनेटली ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका कॉलिंस डिक्शनरी नेम्स ब्रैट 2024 वर्ड ऑफ द ईयर। कॉलिंस डिक्शनरी ने जो है, देखिए ये हर साल ना कोई वर्ड बताया जाता है कि ये इस साल का ये वर्ड है। अब ये क्यों है? मतलब कि ये बहुत ज्यादा रेगुलरली यूज हुआ है। एक्चुअली एक एल्बम आई ब्रैट, रिलीज्ड इन जून 2024, और इसमें जो ये टर्म है, देखो ये टर्म ना जनरली थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है। जैसे कई बार कहा जाता है मिलिट्री ब्रैट, स्पॉइल्ड ब्रैट, मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा है, बिगड़ा हुआ लड़का या बिगड़ी हुई लड़की। कहते हैं ना अमीर खानदान से या बहुत उच्च पद पे बैठे जो व्यक्ति हैं उनके जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाते हैं, तो उनके बारे में जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है ब्रैट। अब यहां पर इसका जो कॉनोटेशन है इन द रीसेंट टाइम्स वो यूज किया जा रहा है एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, मतलब दैट पर्सन इज कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। और हेडोनिस्टिक, मतलब हेडोनिस्टिक का मतलब होता है जो प्लेजर की बात करता है कि भाई मेरे को अपना प्लेजर मैक्सिमाइज करना है, मेरे को अपनी जिंदगी में जो है दुखों को कम करना है, प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है। तो उस तरीके से इसको थोड़ा पॉजिटिव कॉनोटेशन दी गई है इन द रीसेंट टाइम्स, ठीक है। तो इसीलिए ये टर्म ज्यादा यूज हो रहा है ब्रैट, ठीक है। तो खासकर जिन भी एग्जाम्स में इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका इंडिया स्पेन टू ऑब्जर्व 2026 एज द ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई। स्पेन के साथ मिलकर जो है हम 2026 को ऑब्जर्व करेंगे एज अ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और स्पेन के बीच में, ये कहीं ना कहीं रिसेंटली अगर आपने देखा होगा स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, उनके साथ डिफेंस डील्स भी हुई, बाकायदा रोड शो किया गया प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तो वो कहीं ना कहीं स्पेन जो है, स्पेन की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है इन द रीसेंट टाइम्स, सो दे आर ट्राइंग टू हैव अ गुड रिलेशंस विद इंडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया जो है इमर्जिंग कंट्री के रूप में उनको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, चलिए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट, पर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है प्रधानमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वही पावर को हेड कर रहे हैं। बट जो वहां पर प्रेसिडेंट वाली जो पोजीशन है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं हम रिपब्लिक है, गणतंत्र है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ठीक है। वो चुनकर बन सकता है, बट ऐसे नहीं है कि वो क्योंकि ही और शी इज द सन एंड डॉटर ऑफ द प्रेसिडेंट तो वो वही बनेगा, ठीक है। बट जो जहां पर राजा होता है, जैसे यूके में है, ठीक है, किंग चार्ल्स, तो यहां पर किंग है स्पेन में, ठीक है जी। तो किंग ये आपका, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आगे चलते हैं। ब्रिक्स समिट कंक्लूड हुई, और ये कहां पर हुई है? रशिया में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया होस्टेड द 16th ब्रिक्स समिट कजान, ठीक है जी, 22 से 24 अक्टूबर। अब इसमें जो है कुछ जो बातें करी गई हैं मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने की, ठीक है, और व्लादिमीर पुतिन ने इसको हेड किया। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लाइक थीम जो था ब्रिक्स एंड द ग्लोबल साउथ, बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड टुगेदर।
मैं इसका मोटा मोटा फंडा बता देता हूं कि रिसेंटली क्या हो रहा है कि एक टर्म चल रहा है, अगर आपने सुना होगा, वैसे मैंने इस सेशन में ही डिस्कस किया है पहले भी, डी डॉलराइजेशन। ठीक है जी, डी डॉलराइजेशन। देखो डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट क्या है कि सीधा सीधा जो डॉलर है जो कि ट्रेड के लिए यूज होता है दो देशों के बीच में, मान लो इंडिया और सऊदी अरेबिया को ट्रेड करना है, अब उन दोनों जो हैं वो आपस की करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, बट दे यूज डॉलर। अब नॉर्थ अमेरिका कहां है, डॉलर इज लाइक द स्टैंडर्ड करेंसी। अब धीरे धीरे क्योंकि यूएस की इकोनॉमी ईदर स्टैग्नेट्स और फ्यूचर जो है में बहुत सारे कंट्रीज इमर्ज कर रहे हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, रशिया है, तो जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो अपनी करेंसी को क्या करना चाहता है, मतलब अपनी एक करेंसी क्रिएट करना चाहता है कि लोकल करेंसीज में हम ट्रेड करें, हम डॉलर पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करें। अब ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन भी होता है पूरी दुनिया भर में, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो एक स्टैंडर्ड करेंसी थी वो थी पाउंड स्टर्लिंग, दैट इज जो यूके की करेंसी थी। तो जब जब ये चेंज होता है दैट मींस कि उस देश की जो डोमिनेंस है जियोपॉलिटिक्स पे वो कम हो रही है। तो ये भी यहां पर डिसाइड किया गया कि हम फ्यूचर में, ठीक है, सेटअप एन इंडिपेंडेंट क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट एंड डिपॉजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम किया जाए। ठीक है, तो ये इनकरेज टू यूज लोकल करेंसीज। ठीक है, अगर आप आईएमएफ का हेड देखें पिछले 80 सालों में, आईएमएफ का हेड जो है वो हमेशा एक यूरोपियन रहा है और वर्ल्ड बैंक का हेड हमेशा एक अमेरिकन रहा है। रिसेंटली भी जैसे अजय बांगा हैं, मूल रूप से भारतीय हैं पर वो अमेरिकन सिटीजन हैं। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसमें। ओके, इंडिया और चाइना के बारे में बात करें तो 5 साल बाद पहली बार मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में, और ये गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद ये जो है पहली बार ये मीटिंग हुई, इन पर्सन मीटिंग हुई। ओके, सो ब्राजील के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति, ये पूरा का पूरा जो मतलब हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनके बारे में डाटा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्ट्स ब्रिक्स समिट 2024। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर ना जो गिफ्ट दिया होता है वो गिफ्ट की वैल्यू, कल्चरल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं ना कहीं हम उस चीज को प्रमोट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया जाता है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं उनके द्वारा। तो अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को जो है सोहराई पेंटिंग दी गई है, झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की है। अब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, सोहराई पेंटिंग कौन से राज्य की है? झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, मिजोरम, ऐसे मतलब इस तरीके से 4 रैंडम स्टेट जो है देके उसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये देखिए, ये है पीछे वाली जो पेंटिंग आपको अगर दिख रही है, ये है सोहराई पेंटिंग। ठीक है, ओके। उसके अलावा जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजक्शिन, उनको दिया है मदर ऑफ पर्ल। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल सी शेल वेस, मतलब बेसिकली वेस। ठीक है, इस तरीके से जो है वो जो है यहां पर दिया गया है। और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनको ट्रेडिशनल वर्ली पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग जो है दी गई है। ओके, यहां पर अगर हम बात करें कि जो ब्रिक्स समिट है वो कहां कहां पर हुई हैं, इसमें बहुत ज्यादा पीछे, मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि 2009 में शुरुआत हुई थी येकातेरिनबर्ग, रशिया, और उसके बाद जो है लेटेस्ट जो है 2-3 पता होना चाहिए, बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बीजिंग में, फिर जोहान्सबर्ग, और अच्छा इसका ना बड़ा क्लियर है, लाइक ब्रिक्स पूरा सीक्वेंस में ही जनरली ये चलता है। ओके, ये ब्रिक का जो एक्रोनिम है ना, ये दिया था गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील ने। इसका भी एक आइडिया था, मतलब इनका कोई ये आइडिया नहीं था कि ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। इनसे बेसिकली ये पूछा गया कि भाई 21st सेंचुरी आ गई है, 21st सेंचुरी में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन्वेस्ट करना है, तो वो किन देशों में इन्वेस्ट करें? तो उन्होंने एक टर्म दी ब्रिक। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। ये कंट्रीज मतलब 21st सेंचुरी में बहुत ग्रो करने वाली हैं, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, अब इस आइडिया को जो कह सकते हैं कि लाइक जो इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ की सरकारें हैं, उन्होंने इसको पिकअप किया कि हम जो ये चारों देश हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कैसे हम चारों देश मिलकर एक ग्रुप बना सकते हैं।
तो फाइनली जो है यहां पर आप देख सकते हैं पहली बार वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में मिले, और उसके बाद जो है 2009 से पहली ब्रिक्स समिट रशिया में, येकातेरिनबर्ग रशिया में हुई। बाद में 2011 में साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हुआ, और रिसेंटली 5 मेंबर्स जो हैं इसमें ऐड हुए हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और ईरान। ठीक है, तो ये देश जो हैं इसमें ऐड हुए हैं, टोटल हो गए 10 मेंबर्स। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव्स ग्रैंड वेलकम फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा इन गुआना। ठीक है जी, और गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इन जॉर्ज टाउन। पहली बार जो है विजिट हुई है 56 साल में, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अब ये क्यों हुई है, मतलब सडनली 56 साल बाद हमें गुआना क्यों याद आ गया? गुआना कहां पर है? साउथ अमेरिका का अगर आप मैप देखेंगे, ठीक है जी, यहां पर, तो यहां पर आपको 3 छोटे छोटे देश मिलते हैं। अगर आपने नेशनल न्यूज वाला लेक्चर पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, सूरीनेम, गुआना, फ्रेंच गुआना, 3 छोटे छोटे देश हैं। और यहां पर जो है 56 साल बाद जाने का मकसद क्या है? देखिए रिसेंटली क्या हुआ है गुआना में, ठीक है, ऑयल के, क्रूड ऑयल के, कच्चे तेल के भंडार मिले हैं। मतलब इसमें कच्चे तेल के भंडार इतने मिले हैं कि इनकी इकोनॉमी जो है पिछले 3 साल में डबल हो गई है, डबल से भी ज्यादा हो गई है। मतलब यहां की ग्रोथ रेट कितनी चल रही है, आप थोड़ा सुन के भी आपको थोड़ा अमेजिंग या हो सकता है कि आपको लगे हैरानी फील हो। लाइक हम 7-8% को कहते हैं, 8% अगर ग्रो कर जाए तो हम कहते हैं वाह जी वाह क्या ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यहां पर इतना तेल निकल रहा है, क्रूड ऑयल निकल रहा है। इनकी ग्रोथ चल रही है 25% के लगभग, मतलब 25-30% पिछले 3-4 सालों में ये ग्रोथ रेट रही है गुआना की। छोटा देश है, उतनी ज्यादा न्यूज नहीं आई उसके बारे में, बट लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि 3-3.5 साल में इकोनॉमी डबल हो गई है। अब कच्चा तेल मिल रहा है, 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, रशिया से हम तेल लेते हैं अलग अलग। 85% जो हमारा कच्चा तेल जो है जितना हम कंज्यूम करते हैं पूरे भारत में, उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो यहां पर अच्छा, और एक बात, गुआना की अराउंड 45% पॉपुलेशन इज इंडियन, मतलब भारतीय मूल की है। लगभग 180-200 साल पहले जो है ब्रिटिशर्स इनको लेके गए थे भारत से, पर मूल रूप से वो भारतीय हैं। तो इसलिए भी एक कल्चरल कनेक्ट भी है, और पीछे इकोनॉमी का रीजन भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका गुआना बारबाडोस टू कॉन्फर देयर टॉप अवार्ड्स फ्रॉम मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो हाईएस्ट अवार्ड देने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआना। बारबाडोस विल अवार्ड हिम द प्रेस्टिजियस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। अब दोनों देश जो हैं ब्रिटिश कॉलोनीज, ब्रिटिश कह एम्पायर का हिस्सा रही हैं, तो उस तरीके से भी कनेक्ट है, भारतीय मूल के बहुत सारे लोग यहां पर रहते हैं, तो कल्चरल कनेक्ट भी है, इकोनॉमी वाइज भी कनेक्ट जो है अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ब्राजील लेज रेड कारपेट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर G20 समिट। ठीक है, G20 समिट हुआ, तो यहां पर जो है नवंबर 18-19 इन रियो डी जेनेरियो इन द प्रेजेंस ऑफ लीडर ऑफ 19 मेंबर कंट्रीज। अब एक्चुअली ये G21 हो चुका है अगर हम टेक्निकली देखें, जिसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस EU है प्लस अफ्रीकन यूनियन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने छोटा सा शॉर्ट्स भी बनाया था पश्चिम क्लासेस में ही इसको लेकर, इसको याद करने को लेकर, G21 मतलब G20 कंट्रीज को कैसे याद रखा जाए। फर्स्ट प्लेनरी सेशन ऑन द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, किसी सेशन में मैं अलग से वो डिस्कस भी कर लूंगा, ठीक है। ट्रॉयका मेंबर्स, अच्छा ट्रॉयका मेंबर्स क्या हैं? 3 मेंबर ट्रॉयका, जैसे होता ना वो पुराने जमाने में हम 3 घोड़ों का रथ देखते थे, तो ट्रॉयका बेसिकली वहीं से आया है टर्म। तो जो प्रेजेंट G20 की प्रेसिडेंसी जो प्रेजेंट टाइम में किसके पास है? ब्राजील के पास, तो वो इसका मेंबर होगा। पिछले साल किसके पास थी? भारत के पास थी। अगले साल किसके पास होने जा रही है? साउथ अफ्रीका के पास होने जा रही है। तो ये तीनों जो हैं उसमें मेंबर होंगे। बेसिकली भारत अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा ब्राजील के साथ, ब्राजील तो कंडक्ट कर ही रहा है, और साउथ अफ्रीका इसलिए है कि वो जान सके कि क्या चल क्या रहा है, ताकि अगले साल उनको करना है तो वो बेहतर तरीके से कर पाए। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें एक ट्रॉयका मेंबर्स जो हैं कैसे इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो 19 कंट्रीज, ठीक है, 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो है प्रेसिडेंसी यहां पर रहती है, और जो थीम है वो है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। अगर हम G20 की बात करें तो 85% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है, 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है, और 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली दुनिया का मतलब बड़े हिस्से को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। ओके,
ठीक है जी। पिछले साल जो इंडिया ने हिट किया था, सो उसका थीम था वसुदेव कुटुंबकम। ओके। अच्छा, ये G20 समिट कहां से शुरुआत हुई? फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997-98 में। एशियन टाइगर कंट्रीज जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज थी, उस समय पर जो बड़े देश हैं उनके जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने सोचा कि कैसे इस क्राइसिस से निकला जाए, और उन देशों ने मिलकर जो है अपना एक ग्रुप बनाया। बाद में चलकर जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो इसको जो है देखा गया कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, मतलब इन 20 देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी साथ में बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि दुनिया भर के जो मसले हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको मिल बैठकर बात कर ली जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया के सारे बड़े लीडर्स मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो प्रीमियम फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। और उसके बाद जो है इवेंचुअली ये इसमें सिर्फ इकोनॉमी डिस्कस नहीं होती, पॉलिटिक्स और भी इश्यूज डिस्कस होते हैं। ओके। उससे पहले इंडोनेशिया में हुई थी, तो वहां बाली समिट हुई। ठीक है, इंडिया में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, और अब जो है कहां पर हो रहा है? ब्राजील में। अच्छा, ब्राजील में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्टेड प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया अ सिलोफर पंचामृत कलश। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, पंचामृत कलश। और प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्टेड नाइजीरियन प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू, जो कि हाई क्वालिटी सिल्वर का बना हुआ है। देखो, ये ना एक जेस्चर होता है। अगेन, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, एक तो कल्चर को प्रमोट किया जाता है, दूसरा ये पर्सनल गिफ्ट्स नहीं होते हैं। आप दिल्ली में आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम है, ठीक है, जहां पर पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू का रेजिडेंस था, तीन मूर्ति भवन, तो वहां पर जो है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बनाया गया। तो वहां पर जितने भी ये गिफ्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मतलब मान लीजिए जो भी बाकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्रियों को जो जो गिफ्ट दिए होंगे वो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका G20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इसमें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की गई, गाजा और यूक्रेन की बात की गई, और ह्यूमन सफरिंग, इकोनॉमिक फॉलोआउट की बात की गई, और ये कहा गया कि किस तरीके से मानवीय सहायता पहुंचाई जाए, सिविल प्रोटेक्शन, ये बातें यहां पर की गई। ये भी बात की गई कि कैसे जो अमीर देश हैं वो क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को फंड करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, देन इसमें यह भी बात की गई कि जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा ग्लोबल अलायंस क्रिएट किया जाए टू फाइट पॉवर्टी एंड हंगर। उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी एक पॉइंट रखा कि दुनिया भर में जो एक ग्लोबल पॉवर्टी और हंगर है ना, ये इकोनॉमिक इशू से ज्यादा पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, so with support from over 80 countries and a multilateral organization, it's a result of political decisions. ठीक है, not scarcity urging collective global action. क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध में तो पूरी बात होती है, बट देर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच आर हैपनिंग इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। वहां पर कोई बात नहीं कर रहा, वहां पर ये भूखमरी आपको देखने को मिल रही है, उस पर कोई भी ज्यादा बात उतनी दुनिया में नहीं होती है। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रेडिकेशन, इक्विटेबल टैक्सेशन, ये यहां पर बात की गई। और यस, ब्राजील का जो एक बहुत कह लीजिए, जो इंडिया भी बार बार बात करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको एक्सपैंड करना चाहिए, वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, जिसमें G4 कंट्रीज आती हैं। G4 कंट्रीज में इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये चार देश कहते हैं। देखो, ब्राजील साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्मनी जो है यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर यूके तो है, बट जो है वो चाहता है कि जर्मनी को भी वो मिले। ठीक है, यूके और फ्रांस तो है, जर्मनी भी चाहता है, क्योंकि जर्मनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोप की, और इधर ईस्ट एशिया में जापान जो है रिप्रेजेंट करना चाहता है। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी मीट्स यूके प्राइम मिनिस्टर स्टारमर एट G20 रियो समिट। सो यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है की बात चल रही है, कई सालों से बात चल रही है, अभी तक जो है कह लीजिए दोनों के बीच में जो इश्यूज है वो आयरन आउट नहीं हुए हैं। सो रीशेप बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस। अब यहां पर सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब को लेकर जो है दोनों देश कैसे साथ में आ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, मतलब आपको बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे मिल जाएंगे, खासकर अगर आप यूके के न्यूज़पेपर्स को फॉलो करें थोड़ा, या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को फॉलो करें। इस यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील की, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नीड जो है, या कह लीजिए जरूरत जो है,
वो भारत से ज्यादा यूके को है, क्योंकि यूके की इकोनॉमी टेक्निकली स्टैग्नेट कर चुकी है। पिछले साल अगर हमने ये भी हमने सेशंस में पढ़ा था कि उनकी इकोनॉमी बीच में नेगेटिव भी गई या बिल्कुल 0.01% ग्रोथ रेट है। तो उनको ये लग रहा है कि हाँ, इंडिया के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को एक पुश मिलेगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका इन सॉलिडेरिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। सो COP29 यहां पर हुआ। कॉप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वर्ल्ड लीडर्स कमिट टू $1.3 ट्रिलियन बाकू फाइनेंस गोल फॉर क्लाइमेट एक्शन बाय 2035। अब इसको लेकर भी काफी विवाद रहा। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अब 1.3 ट्रिलियन इज $1300 बिलियन। ठीक है, $1300 बिलियन। अब डेवलप्ड कंट्रीज कह रही हैं कि हम आपको $300 बिलियन दे देंगे। ठीक है, मतलब इतना तो दे सकते हैं, 1300 नहीं दे सकते। इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि भाई साहब ये नहीं चलेगा, मतलब ये तो इट इज लाइक के पीनट्स है ना। 1300 हम मांग रहे हैं और तुम 300 की बात कर रहे हो, तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो एक्शन लेने हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और ये सारा रायता जो है आपका फैलाया हुआ है पिछले 200 साल का, तो आपको डेवलपिंग कंट्रीज को फंड करना चाहिए। ये मतलब बेसिकली आर्ग्यूमेंट है, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो ये यहां पर होस्ट कंट्री क्या है? बाकू अजरबैजान। ये आपका सीधा सीधा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेट्स जो है ये आप देख सकते हैं। और थीम क्या था? इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। ठीक है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन गोल, अडेप्टेशन स्ट्रेटजी, स्टॉक टेकिंग की इश्यूज थे, इन पे डिस्कशन किया गया। ओके, सो न्यू फाइनेंस गोल ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ट्रिपल पब्लिक फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम प्रीवियस $100 बिलियन एनुअली टू $300 बिलियन एनुअली बाय 2035। ओके, सो न्यू क्लाइमेट गोल टू ट्रिपल फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज दिस। सो इसके अलावा इसमें एक और डिस्कशन करेगी कि हाइड्रोजन डिक्लेरेशन। ठीक है, हाइड्रोजन डिक्लेरेशन, इसमें यह कहा गया कि लो कार्बन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, जैसे इंडिया में भी हम देख रहे हैं। क्योंकि जब हाइड्रोजन को बंद किया जाएगा तो इट इज एमिटिंग द वाटर वेपर, तो कहीं ना कहीं जो कार्बन एमिशन हम कम करना चाहते हैं वो उसमें मदद मिलेगी। ठीक है, कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है। एग्रीमेंट ऑन कार्बन मार्केट्स, और इसके अलावा कैसे एक्स्ट्रा रिडक्शन टारगेट क्रेडिट्स जो हैं वो सेल किए जा सकते हैं। ये अपने आप पे पूरा डिटेल टॉपिक है कार्बन क्रेडिट्स का। तो इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए किसी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, उसने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया और उससे उसने कार्बन क्रेडिट्स अर्न किए। अगर वो थर्मल पावर प्लांट लगाता तो इतने एमिशंस करता, रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर पावर प्लांट लगाया तो इतने एमिशंस कम किए, तो वो उसने कार्बन क्रेडिट एक तरीके से अर्न कर लिए। वो मार्केट में जाके उसको बेच सकता है, उससे फंडिंग रेज कर सकता है। उससे क्या होगा? उसका जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से वाइबल हो जाएगा, फाइनेंशियली वाइबल हो जाएगा। ओके, सो ठीक है, तो ये हम डिस्कशन पूरी ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो, हाइवर इज अ फार क्राई फ्रॉम द $1.3 ट्रिलियन ग्लोबल साउथ हैज बीन डिमांडिंग इन द 3 years ऑफ टॉक्स। ठीक है, तो ये कहा गया कि भाई जो हम मांग रहे हैं $1300 बिलियन, उसके मुकाबले में $300 बिलियन इज बहुत दूर है, मतलब नजदीक भी नहीं है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी अलायंस लॉन्च्ड बाय, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा कोई ग्लोबल अलायंस बनाने की बात की जा रही है। ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी अलायंस लॉन्च्ड बाय ब्राजील प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा एंड अनवीलिंग अ ग्लोबल अलायंस टैकलिंग पॉवर्टी। इसमें 81 कंट्रीज ने साइन किया है। G20 में भी सबने साइन किया है एक्सेप्ट अर्जेंटीना। ठीक है, अब ब्राजील और अर्जेंटीना की आपस में, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज है, उनकी आपस की एक इक्वेशन है, या कह लीजिए दोनों की आपस में एक लड़ाई है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। इसमें ऐसा कोई रीजन नहीं आया कि अर्जेंटीना ने क्यों नहीं किया साइन। ओके, जर्मनी इंक्रीजेस वीजा कोटास फॉर स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स फ्रॉम 20 to 90,000। ये भी इंटरेस्टिंग है, 20,000 से 90,000। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि भारत में बहुत सारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको जर्मनी में जॉब मिल सकेगी। ठीक है, तो ये यहां पर इसको लेकर साइन किया गया है। सो कैपिटल क्या है? बर्लिन है, और करेंसी क्या है? यूरो है जर्मनी की। ओके, नेक्स्ट आपका नेपाल संवत न्यू ईयर 1145 महापूजा बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस नेपाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब एक कह लीजिए फिलॉसफी का छोटा सा लेसन भी है ये न्यूज, क्योंकि यहां पर ये कहा गया कि ये जो पूजा है ये इस रिलीजियस बिलीफ पे विश्वास करती है कि जो आपका सोल है, जो आपकी आत्मा है, जो आपका सेल्फ है,
वही सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया में। और अगर आपकी सोल सेटिस्फाइड है, आपकी आत्मा सेटिस्फाइड है, तो भगवान भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो नेवार कम्युनिटी जो है इसको मनाती है न्यू ईयर के रूप में। नेक्स्ट आपका बाली सेलिब्रेशन, हिंदू फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये इंडिया में आपको लगभग, मतलब इंडिया के हर रीजन में आपको देखने को मिलता है, खासकर जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसमें एक ग्रेटिट्यूड फेस्टिवल जरूर होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बैसाखी का मेला है, दो इट इज लॉट ऑफ जॉय डांस, उसके साथ साथ जो ग्रेटिट्यूड है कि भगवान ने हमें ये संपन्नता दी है, तो उसको आप थैंक्स करते हैं उस फेस्टिवल में। एग्जैक्टली यहां पर ये फेस्टिवल है। सो परफॉर्म द रिजांग देवा, अ सेक्रेड बाली डांस। ठीक है जी। सो इसका जो मतलब है नगु साबा मींस गैदरिंग ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है जी। सो ये 2 सेपरेट डेज पे होता है, रिजर्व्ड ओनली फॉर गर्ल्स हु हैव नॉट अटेन्ड प्यूबर्टी येट। और ये जो है एक थैंक्स गिविंग फेस्टिवल फॉर रिच हार्वेस्ट। अच्छी फसल हुई है, आप भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट आपका एशियाज लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर बाली यात्रा। ठीक है जी। सो बाली यात्रा, वॉइस टू बाली, वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर्स। तो मैंने बाली यात्रा नहीं बोला, यात्रा बोला, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाएंगे, बंगाल, उड़ीसा, असम, तो वहां पर जो ज है वो य जो है वो ज हो जाता है। ठीक है। सो इट्स अ वीक लॉन्ग इवेंट, कार्तिक पूर्णिमा के समय पर होता है। एक्चुअली 2000 साल से उड़ीसा जो कलिंग एम्पायर था वो उसके रिलेशंस थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, खासकर इंडोनेशिया, मलेशिया। और इसी के कारण, क्योंकि इतना अच्छा ट्रेड था, तो कलिंग अंपायर जो है वो काफी संपन्न था। ठीक है, उस मतलब जो काफी जो है रिच था इसकी वजह से। सो कलिंग कंस्ट्रक्टेड लार्ज बोट्स कॉल्ड बोयतास। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस दे ट्रेडेड विद द इंडोनेशियन आइलैंड्स। और जो है फेस्टिवल इज सिमिलर टू मसकपन के टुकड़ फेस्टिवल ऑफ बाली, मतलब वहां पर भी ये पैरेलली मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कलिंग से बर्मा, ठीक है, मतलब द प्रेजेंट डे म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, उनके साथ जो है ट्रेड किया जाता था। इसका जो जिक्र है जो है आपको कालिदास ने भी रघुवंश में किया है। कालिदास ने रघुवंश में किया है, रेफर टू किंग ऑफ कलिंग एज द लॉर्ड ऑफ द सी। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि उनका जो समुद्र पे कितना कंट्रोल था, ट्रेड कितना अच्छा था। अच्छा, और किन किन चीजों का, जैसे काली मिर्च है, दालचीनी है, ठीक है, सिल्क है, इन सारी, कपूर है, सोना है, इन सारी चीजों का ट्रेड किया जाता था। नेक्स्ट आपका सियासिया ट्राइब। सो ऑन बटन आइलैंड इंडोनेशिया इज यूजिंग हंगुल, जो है कोरियन अल्फाबेट है, टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व देयर इंडिजिनस लैंग्वेज। एक्चुअली इस ट्राइब के पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी। ये धीरे धीरे ये बात चल रही थी कि खत्म ना हो जाए ये लैंग्वेज, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए so they are using using Hangul, the Korean alphabet, and indigenous community बटन आइलैंड में है इंडोनेशिया में, जिसकी पॉपुलेशन मात्र अब 93,000 रह गई है। ठीक है, सो इट इज, ये ओरली एग्जिस्ट कर रही थी फॉर सेंचुरीज, और अब जो है स्क्रिप्ट भी इन्होंने दे हैव डिसाइडेड फॉर द स्क्रिप्ट ऑल्सो। नेक्स्ट आपका रेप्लिका ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो रखा गया शारजा के इंटरनेशनल बुक फेयर में, और मोरक्को जो है इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर था। थीम था इट स्टार्ट्स विद द बुक। ठीक है, बुक रीडिंग को प्रमोट करने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का ये इंडिया का जो स्टॉल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया A3 साइज कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो एक सर्टिफाइड कॉपी है वो यहां पर रखी गई थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। ओके, नेक्स्ट आपका स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कनाडा एंड्स फास्ट ट्रैक वीजा फॉर स्टूडेंट्स। रिसेंटली इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफी क्या, मतलब इट इज एट द लोएस्ट लेवल। ठीक है, इतने खराब कभी नहीं रहे हैं। और इट इज नॉट जस्ट फॉर इंडिया के स्टूडेंट्स, ये बाकी कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पर ये किया गया है कि जो पहले क्या था कि स्टूडेंट्स का वीजा अलग था, वो बड़ा फास्ट ट्रैक था, वो बहुत जल्दी से होता था। कनाडा में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनमें सबसे ज्यादा नंबर था इंडियन स्टूडेंट्स का। अब यहां पर उन्होंने जो स्टूडेंट्स का वीजा था वो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही होगा। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होगा, तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम। और यहां पर जो है सीधा सीधा मतलब इसका मतलब यह है कि
इंडिया से जो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जा रहे थे वहां पढ़ने के लिए, वो उतने स्टूडेंट्स वहां पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सो इट इज एन एस्टिमेटेड दैट 4.27 लाख इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग देयर इन 2023। वो नंबर्स काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, बैलेट रजिस्ट्रेशन। ये एक कह सकते हैं पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल जो अभी हमने डिस्कस किया कनाडा वाली न्यूज उसके उल्टा है। ठीक है, यहां पर जो है 2 साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। जो अर्ली करियर प्रोफेशनल्स हैं वो उनको मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में जाकर काम करने का। जो 30 साल या 30 साल से कम है, तो होपफुली जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मेनली इसी एज ग्रुप में आते हैं। तो इन एनी केस इफ यू वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, हियर इज अ चांस, या इफ यू वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, सॉरी नॉट स्टडी, यू वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो यहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एंटर किया एक माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट। ठीक है जी, ये प्रोफेशनल्स के लिए है फ्रॉम दिसंबर 2024, 2 साल के लिए है। और इसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ में ले जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्पाउस है या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, और डिपेंडेंट्स विल हैव वर्क राइट्स इन ऑस्ट्रेलिया। और ये उनका जो अलग से उन्होंने एक एनुअल कैप रखा हुआ है उसमें ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बात है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड लीडर्स एट एपेक्स समिट 2024। सो यहां पर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की जो समिट हुई 31st एशिया पैसिफिक समिट, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट, ये हुई लीमा पेरू में। और इसके अलावा थीम जो था इंपावर इंक्लूड ग्रो। थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं जिसमें माका पिच्चू डिक्लेरेशन। आज का पहला क्वेश्चन, ये क्या है ये माका पिच्चू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में 1-2 लाइनें इसके बारे में प्लीज लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि कुछ कुछ बच्चे इसको लिखते हैं, कुछ बच्चे चले जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, लिखो थोड़ा सा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा पार्टिसिपेट करो। ठीक है, आई नो कुछ नहीं, आप इसको सर्च करोगे गूगल पे बहुत बढ़िया से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आजकल एआई है, पहले से वो बता देगा मोटी मोटी चीजें कि क्या है ये। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि हर एक चीज बिल्कुल ऐसे स्पून फेड नहीं होनी चाहिए, आप खुद से भी थोड़ा मेहनत करें। ठीक है जी, चलो। सो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक ने प्रपोज किया द कंसेप्ट ऑफ, ये शुरुआत कहां से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 1989 में। उस समय के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो एशिया पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज हैं उनको साथ में आना चाहिए। ठीक है, उनको जो है क्योंकि दे आर लाइक काइंड ऑफ सिमिलरली प्लेस्ड ज्योग्राफिकली, तो उनको आपस में अपने ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए। सो दैट वाज द आइडिया। एंड फर्स्ट एनुअल समिट मीटिंग जो है कॉल्ड इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग, ये हुई थी आपकी ब्लेक आइलैंड यूएस में 1993 में। 21 देश इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। एलुलोज द राइजिंग स्वीटनर इन साउथ कोरिया, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मीठा खाने का शौक बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत कोई कम परसेंटेज पॉपुलेशन होगी जिनको मीठा अच्छा ना लगता हो। बट मीठे के साथ आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है, और भारत में डायबिटीज के पेशेंट परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है दुनिया भर में। अब साउथ कोरिया और यूएस में दे हैव फाइंड आउट अ न्यू ऑल्टरनेटिव। सो ये मिलता है फिग्स में, कीवीज में और फ्रूट्स में। और एलुलोज हैव बीन अप्रूव्ड बाय बोथ यूएस एंड साउथ कोरियन रेगुलेटर्स। और इस जो ये है, ये 70% एज स्वीट एज द शुगर, मतलब जो चीनी में आपको स्वाद मिलता है, मीठे का स्वाद मिलता है, उसका 70% तक आपको यहां पर मिल जाएगा। और ये ऑलमोस्ट कैलोरी फ्री है। अल्टीमेटली चीनी में दिक्कत क्या है कि कैलोरीज बहुत है। ठीक है, तो वो जो है यहां पर नहीं है। तो ये एक जानकारी भी है आपके लिए भी। चलो, नेक्स्ट आपका पांडो। ठीक है, सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लार्जेस्ट ट्री जो है रिगरसली डेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस में है, 16,000 साल पुराना। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी भी जीवित है, और अराउंड 16,000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 47,000 स्टेम कनेक्टेड बाय रूट, 100 एकड़ में फैला हुआ है। यूएस में उटा मतलब प्रोविंस है, उनके फॉरेस्ट में ये पाया गया है। एग्जैक्ट इसकी एज अभी तक नहीं पता लगी है, बट यहां कहा जा रहा है कि एटलीस्ट ये 16,000 साल पुराना है। तो इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, ठीक है, जो अभी भी जीवित है। ठीक है, ये जो ट्री है पांडु। ठीक है, तो वेरी सिमिलर टू पांडु भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका बॉम्ब साइक्लोन स्ट्राइक्स नॉर्थ वेस्ट यूएस।
तो ये बहुत सारे साइक्लोन्स, तो ये आप देख सकते हैं यूएस का मैप, ये कैलिफोर्निया जो वेस्ट वाला, तो साउथ वेस्ट, ये आपका अलास्का प्रोविंस आ गया, ये कनाडा का रीजन आ गया। तो यहां पर जो है साइक्लोन बॉम्ब साइक्लोन जो है हिट किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका टाइफून कॉन्गरे। ठीक है, अब यहां पर जो है यहां पर क्या बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है, और यहां पर क्या है, टाइफून बोला जाता है। इंडिया ओशन में साइक्लोन बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सो ये दिस इज जापान, और यहां इधर ताइवान से हिट होके ये जाएगा, ताइवान के स्पार्सली पॉपुलेटेड ईस्ट कोस्ट को हिट करेगा कॉन्गरे। ठीक है, तो ऐसे याद रख से कौन रे, कौन आया रे, ठीक है, कौन है। सो लार्जेस्ट स्टॉर्म बाय साइज टू हिट द आइलैंड इन नियरली 30 ईयर्स। ठीक है, वो एक गाना भी है ना, कौन सा, मैं नहीं तो कौन बे, तो कौन रे, मैं नहीं तो कौन रे, तो उससे आपको याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका हरिकेन रफाल। तो रफाल फाइटर जेट से रफाल, ठीक है, स्ट्राइक्स क्यूबा एज अ कैटेगरी 3 स्टॉर्म। ठीक है, पिछले महीने हमने डिस्कस किया था हरिकेन मिल्टन, और इस बार आया है हरिकेन रफाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइफून युसागी। अगेन ये रहा आपका फिलीपींस, ठीक है, सॉरी, ये रहा आपका फिलीपींस, ये रहा आपका ताइवान। ठीक है, तो दिस इज द टाइफून युसागी। इट इज टू सेट टू स्मैश ऑन द मेन आइलैंड ऑफ ल्यूजॉन। ल्यूजॉन जो है एक इसका है, फिलीपींस का है। ठीक है, फिलीपींस का है। द फिफ्थ स्टॉर्म थ्रेटन द कंट्री इन जस्ट 3 वीक्स। ये आपका रिसेंटली, ये पर्टिकुलर इसी रीजन में इसी टाइम पीरियड में क्यों आते हैं, मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद, ये ज्यादा टाइम पीरियड है क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, फिर जो ट्रेड विंड्स हैं दे इट मेक्स इट मूव टुवर्ड्स द कोस्ट। ठीक है, तो दीज आर द रीजन, 4-5 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो आपका साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, फैक्टर्स है, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन बहुत है बट टाइम भी है, हमें एक सर्टेन टाइम लिमिट में भी उसको कंप्लीट करना होता है। ओके, सो ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा हिट्स हॉन्डुरस, थ्रेटन फ्लड इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। तो यहां पर सारा जो है सो लैंड फॉल हुआ है हॉन्डुरस। हॉन्डुरस बेसिकली सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में एल सेल्वाडोर, बेलीज, ठीक है, हॉन्डुरस, ये सारे कंट्रीज आते हैं, वहां पर ये हिट किया है। नेक्स्ट आपका मॉस्को ने बैन कर दिया है अडॉप्शन ऑफ रशियन चिल्ड्रन टू कंट्रीज जहां पर जेंडर ट्रांजिशन अलाउ है। देखो ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स कल्चर या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की बात की जाती है, नॉट जस्ट क्रिश्चियनिटी, बाकी धर्मों में भी आपको ये देखने को मिलता है। सो द बैन वुड अप्लाई टू एटलीस्ट 15 कंट्रीज, जिसमें मेनली यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा आता है। और रशिया ने पहले ही, यूएस के जो लोग हैं वो रशियन बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते, पहले ही बैन कर रखा है। अब जो है ये भी बैन लगा दिया गया है कि जिन भी देशों में जेंडर ट्रांजिशनिंग लीगल है वो देश जो हैं रशियन बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका इंडिया ईयू एनर्जी पैनल होल्ड्स 10th मीटिंग इन ब्रसल्स, बेल्जियम। अगेन देखो ये ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर एंड 5 प्रायोरिटी एरियाज, ग्रीन हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड एनर्जी, रीजनल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, इन सब पर जो है इंडिया और ईयू मिलकर बातचीत कर रहा है ब्रसल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट आपका कॉन्फ्रेंस ऑन पोटेंशियल ऑफ ब्लू इकोनॉमी इन द इंडियन ओशन रीजन वॉयज श्रीलंका 2024, ये हुआ आपका कोलंबो में। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी होता है बेसिकली समुद्र से रिलेटेड। ठीक है, वहां पर इको टूरिज्म को बढ़ाया जाए, ट्रेड को बढ़ाया जाए, रिस्पॉन्सिबल ट्रेड को बढ़ाया जाए, ऑयल स्पिल्स को रोका जाए, फिशरीज को बढ़ाया, सस्टेनेबल फिशरीज को बढ़ाया जाए। मतलब पानी के इर्द गिर्द, पानी है ब्लू ब्लू, तो उसी के इर्द गिर्द जो है इकोनॉमी जो डेवलप होती है उसको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन बनता है, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे बड़ा मुद्दा है, इसका कुछ डाटा देख लेते हैं। ये देखो प्लास्टिक जो वेस्ट है वो आपका जो द एनुअल ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक डबल्ड फ्रॉम 234 मिलियन टन से 460 मिलियन टन, मतलब लगभग 20 सालों में डबल हो चुका है। ठीक है, लगभग डबल हो चुका है। और इसमें सबसे ज्यादा कहां पर है, एशिया में है। अब देखो टेक्निकली सिंगल यूज प्लास्टिक भारत ने 2022 में बैन कर दिया है। मार्केट में जाओ आपको बिल्कुल धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम के पास तो हो गया बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, धरातल पर जो है
उसकी इंप्लीमेंटेशन की कहीं ना कहीं कमी है। तो यही यहां पर इस पे बात की गई है। प्लास्टिक वेस्ट जो है, जो जनरेट हो रहा है, वो एक्सपेक्टेड टू जंप 62% बिटवीन 2024 टू 2050, और अब जो है लगभग 400 मिलियन टन, ठीक है, 400 मिलियन टन, आप ऐसे समझो कि 40 करोड़ टन हर साल प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, और सिर्फ 10% ही है जो रिसाइकिल हो रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस प्लास्टिक को, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को, और जो केमिकल एडिटिव्स हैं जो इस प्लास्टिक्स में यूज होते हैं, उनको किस तरीके से रोका जाए, बैन किया जाए। अब इसमें दो सेट ऑफ कंट्रीज हैं। एक तरफ सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, कुवैत, मलेशिया, इंडिया है, जो चाहता है कि धीरे धीरे फेज आउट करें, क्योंकि इसका बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे लोग जो इसमें एम्प्लॉयड हैं, उनको नुकसान होगा, इकोनॉमी को नुकसान होगा, तो ग्रेजुअली फेज आउट किया जाए। और कुछ देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं जी, इस पे बहुत सख्ती से हमें काम लेना चाहिए और बहुत इमीडिएटली काम लेना चाहिए, जैसे कि रवांडा, पेरू, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने कहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट बैन लगने चाहिए, ठीक है। तो ये अभी इसको लेकर बात चल रही है। नेक्स्ट आपका माउंट फुजी रिकॉर्ड्स लेटेस्ट स्नोलेस डेट इन हिस्ट्री। ये अपने आप में काफी चिंताजनक बात आप कह सकते हैं। देखो, माउंट फुजी जो है एक वॉल्केनिक आपका जापान में साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो, यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा टोक्यो जो वहां की कैपिटल है। हर साल वहां पर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में स्नोफॉल होती है। अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जी ये ग्लोबल वार्मिंग का, ये देखो, एक ये फोटो है और एक ये फोटो है, ठीक है, ये सीधा सीधा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जापान में, पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी इरप्ट्स, और इसका जो कह लीजिए ऐश था, वो 6500 मीटर तक, इसको थोड़ा इमेजिन करो कि 20,000 फीट, ठीक है, मतलब अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो दैट इज 8848 मीटर्स, ठीक है। तो इस हाइट पर जाकर, अच्छा, इसकी इसकी जो वॉल्केनो है, इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, इसकी हाइट मात्र 1500 मीटर है। तो वॉल्केनो की हाइट 1500 मीटर है, बट जो इरप्शन है वो 6500 मीटर तक जा रहा है। तो कितना ज्यादा इरप्शन हुआ होगा, ठीक है। तो ये, अच्छा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, यूपीएससी के एग्जाम्स में खासकर पूछा जाता है कि ये पूछ लेगा, माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ये कौन से देश में है, 4 देशों का नाम दे देगा। सो दैट इज इंडोनेशिया, ठीक है। अब इंडोनेशिया में इतने वॉल्केनोस क्यों आते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, या सरकम पैसिफिक बेल्ट, प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं, जो है इरप्शन होता है, तो ये है इसका मेन कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्विट्जरलैंड जो है, बुर्का बैन वहां पर आने जा रहा है 1 जनवरी 2025 से, एंड ठीक है, एनीवन हु जो है इसको मतलब कह लीजिए वायलेट करेगा, उस पर 1000 स्विस फ्रैंक्स, जो वहां की करेंसी है, वो फाइन लगाया जाएगा। डज नॉट अप्लाई टू प्लेन्स और इन डिप्लोमेटिक काउंसलर प्रेमिसेस, और जो है मतलब वहां पर नहीं होगा क्योंकि वो उन देशों की बात है, पर स्विट्जरलैंड में ये बैन लगा दिया गया है। फेशियल कवरिंग्स विल बी परमिटेड फॉर रीजंस रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी, फॉर नेटिव कस्टम्स और ड्यू टू वेदर कंडीशंस, उन सारी चीजों के एक्सेप्शंस रखी गई है, बट अदरवाइज बुर्का नहीं पहन सकते। अगेन, अब इस पे भी अपने आप में एक पूरी डिबेट है, उस पे अभी मैं नहीं जा रहा हूं। ओके, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, मतलब दुनिया भर में ये न्यूज लिटरली वायरल थी। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी हम इस चीज को देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस चीज को फेस कर रही है कि किस तरीके से जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है, सोशल मीडिया पे हमारा जो हम पूरा टाइम स्पेंड करते हैं वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप्स, और खासकर बच्चे वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये सारी चीजें यहां पर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, नहीं तो उन पर हैवी फाइन्स लगाए जाएंगे, और 16 साल से नीचे के बच्चे जो हैं सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब इसको लेकर भी अपने आप में एक डिबेट है, आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं, खासकर अगर आप उस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें रिटर्न पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, उसमें ये इस चीज को आप कोट भी कर सकते हैं और इस पे आपका व्यू पॉइंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो टू एनहेंस ऑनलाइन सेफ्टी फॉर यंग पीपल, द आइडिया इज वेरी क्लियर कि सोशल मीडिया के जो इंपैक्ट आ रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, खासकर बच्चों के लिए, और उन बच्चों को जो है यहां पर रोका जाए।
Amul expands to European market. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, सो दैट इज वेरी फेमस अमूल ब्रांड, अब ये यूरोप में एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, ये अपने जो प्रोडक्ट्स है वो स्पेन में लॉन्च करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन दुबई। ठीक है, तो सिम्बायोसिस अगेन बिग इंस्टीट्यूट, उन्होंने अपना पहला ओवरसीज कैंपस खोला है दुबई में। नेक्स्ट आपका हिस्टोरिक इनॉग्रेशन हुआ है पहला ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन नेपाल टू बांग्लादेश। अब नेपाल और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर नहीं है, बट इंडिया के थ्रू होकर जो है वो पावर ट्रांसफर होगी और मतलब कह लीजिए जो है तीनों देशों का एक ये एग्रीमेंट है, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश का। ठीक है, सो वर्चुअल इवेंट होस्टेड मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी वाटर रिसोर्सेज। सो 40 मेगावाट ऑफ पावर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट सब रीजनल कनेक्टिविटी इन द पावर सेक्टर। तो तीनों का बेनिफिट है। ठीक है, इंडिया को कैसे बेनिफिट है कि इंडिया को जो है जो ट्रांजिशन का कह लीजिए जो भी कमीशन है, कंसेशन है और जो है ये पावर ट्रांसफर हो रही है, तीनों देशों के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका अर्मेनिया जो है नया मेंबर बना है, 104th मेंबर बना है अर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, कॉकस कंट्रीज अगर आप देखेंगे वेस्ट एशिया में। ठीक है जी, जो आपका अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट भी रहता है नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर। ठीक है, तो अर्मेनिया जो है 104th फुल मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। 2015 में इंडिया और फ्रांस के जॉइंट इनिशिएटिव से बनाया गया था। सोलर एनर्जी को कैसे मतलब एक्सप्लॉइट किया जाए, यूज किया जाए, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट किया जाए, उसको लेकर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका साउथ अफ्रीका डिक्लेयर्स फूड बॉर्न इलनेसेस अ नेशनल डिजास्टर आफ्टर सर्ज इन फूड पॉइजनिंग केसेस। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई है कि एक पेस्टिसाइड है कॉल्ड टर्बोफोस। ठीक है, अब इसको जो है एज अ रैट किलर भी यूज किया जाता है। दो ये मतलब इलीगली बेचा जाता है, बट क्योंकि अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रहा है। ठीक है, अब लाइक आप छिड़क रहे हैं, फिर वो इवेंचुअली आपके खाने में भी जा रहा है। और रिसेंटली वहां पर बच्चों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। तो इसको लेकर जो है फूड बॉर्न इलनेसेस को लेकर एक नेशनल डिजास्टर जो है डिक्लेयर किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके के जो भी फूड मतलब कह लीजिए जो रेड पॉइजन या किसी तरीके का पॉइजन आप यूज करते हो तो उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करो, बिकॉज दैट कैन इंपैक्ट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। इंडिया री इलेक्टेड टू पीस बिल्डिंग कमीशन। So for 2025-26 India is a founding member, major contributor to at UN peacekeeping. So इसका एक इंटरगवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइज करती है कि पीस एफर्ट्स को कन्फ्लिक्ट जो रीजन्स हैं उनमें वहां पर पीस एफर्ट्स कैसे इंश्योर किए जाए। 31 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ यूनिफॉर्म्ड पर्सनल। ठीक है, इंडिया इज एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सीएपीएफ हैं, उनसे बहुत सारे लोग जो है इन जो है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में जाते हैं। नेक्स्ट आपका COP29 क्लाइमेट क्लब लॉन्चेस ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन। सो यहां पर यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइमेट क्लब ने लॉन्च किया है ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। सो मैच मेकिंग कौन से नहीं वो नहीं, ठीक है, एक्सेलरेटिंग डीकार्बनाइजेशन इन हेवी एमिटिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो फोकस ये है कि किस तरीके से डीकार्बनाइजेशन किया जाए जहां पर बहुत ज्यादा एमिशंस हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड टेक न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया फर्स्ट स्पेस एआई लैब, स्पेस में एआई लैब नेक्स्ट लेवल पे बात चल रही है। TM2 स्पेस MOITD रेवोल्यूशन, थोड़ा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है टेक मी टू स्पेस, वगैरह भाई स्पेस ले जाओ, जिसका शॉर्ट फॉर्म ये है। और वो जो है प्लान कर रहे हैं लॉन्च MOITD, सो माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी इन स्पेस। अब इसका मकसद क्या है कि मतलब स्पेस में क्या क्या कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली जो है चीजों को देखना, उसको समझना, ताकि कल को जो भी हम मिशंस लॉन्च करना चाहते हैं उनका इंपैक्ट कैसा होगा। जैसे हमने मैंड मिशन भेजना है तो उस ग्रेविटी का इंपैक्ट क्या होगा, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, ठीक है, उस लेवल पर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे उन पर क्या इंपैक्ट होगा। ओके, सो अबाउट द इसरो PSLV C60 rocket, a unique platform for scientists, researchers, business to explore the vast potential of space technology. और जो है एक डेमोन्स्ट्रेटर होगा ब्रॉड विजन ऑफ बिल्डिंग स्केलेबल
कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनाउंस किया है न्यू इनिशिएटिव फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। बेसिकली यहां पर यह कहा गया है कि हम ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज या ऐसी वैक्सीन लेकर आएंगे, ठीक है। सो न्यू नॉलेज जनरेशन डिस्कवरी डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजीज, जिसमें वैक्सीन, ड्रग्स, थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, इन्वेंशंस जो अभी तक नहीं सोची गई हैं, टेस्ट की गई हैं या ट्राई की गई हैं। तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। देखो ऑलरेडी इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, बट उसके बियॉन्ड जाकर काम करना, मतलब इनोवेशन को लेकर आना। नेक्स्ट आपका इसरो साइंस इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी फॉर गगनयान मिशन टू इंश्योर सपोर्ट फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ क्रू एंड रिकवरी ऑफ क्रू मॉड्यूल। मतलब मान लीजिए अब हम फ्यूचर में जो गगनयान मिशन की बात कर रहे हैं, मैन्ड मिशन की बात कर रहे हैं, तो इन केस अगर वो मिशन जो है इन बिटवीन वहां पर हमें रेस्क्यू करना पड़ता है हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, तो ऑस्ट्रेलिया की हम कैसे मदद ले सकते हैं, दैट वाज द आइडिया इसमें। तो 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू ऑर्बिट, 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, और 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे इंक्लूडिंग अ वुमन। ओके, नेक्स्ट एक जायंट कोरल मिला है, कहां पर? सोलोमन आइलैंड्स में, ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स में। सोलोमन आइलैंड्स कहां पर है? पैसिफिक ओशन में है। कोरल क्या होता है? कोरल एक इकोसिस्टम है जिसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1% होता है कोरल, कोरल जो रीफ्स हैं या कोरल इकोसिस्टम है, और उसमें 25%, लगभग 25% मेरीन स्पीशीज रहती हैं। इसमें कोरल पॉलिप्स, ठीक है, कोरल पॉलिप्स होते हैं, टाइनी फ्लैशी, हार्ड शेल होता है बाहर, और एनिमल्स है, बेसिकली मेरीन एनिमल्स हैं। और एक तरफ ज़ूज़ेंडले है, ज़ूज़ेंडले इज एल्गी। इन दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? विन विन रिलेशनशिप, ब्रो कल्चर, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, ठीक है। तो ज़ूज़ेंडले जो है किसके पास आता है? कोरल पॉलिप्स के पास, क्योंकि उसके हार्ड शेल है, मतलब ऐसे समझो एक पक्की छत है उसके पास। वो कह रहा भाई साहब कुछ रहने का कुछ अरेंजमेंट कीजिए मेरा। कह रहा मैं तुमको रह तो तू सकता है, बट क्या मतलब मेरे को क्या मिलेगा? वो कह रहा मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूं, कुक बहुत अच्छा हूं। वो कह रहा ठीक है भाई, तू मेरे घर पे रह ले, तू मेरे लिए खाना बना दियो, ठीक है, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। तो ये होता है कोरल रीफ इकोसिस्टम, शॉर्ट सिंपल भाषा में। अब दुनिया का सबसे बड़ा कोरल, ठीक है, सबसे बड़ा कोरल जो है वो मिला है कहां पर? सोलोमन आइलैंड में, 34 मीटर वाइड और 32 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरी दुनिया में कोरल्स को बचाने की बात चल रही है। जैसे मैंने आपको कहा रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन है, जैसे हम रेन फॉरेस्ट को बचाने की लैंड पे बात करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा स्पीशीज हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जीव जंतु बहुत ज्यादा वहां पर रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। वैसे ही कोरल रीफ्स को भी प्रोटेक्ट करने की बहुत सारी कह लीजिए मूवमेंट्स हैं। तो इसलिए ये कोरल रीफ्स को लेकर साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा, ठीक है। सो सोलोमन आइलैंड्स में ये मिला है, पूरी कहानी मैंने आपको इसकी बता दी है। इससे पहले जो कोरल था, जो सबसे बड़ा कोरल माना जाता था, उसका नाम था बिग मामा, ठीक है, अमेरिकन सोआ में। अब जो है इसको कहा गया है मेगा कोरल, ठीक है। मेगा कोरल कहां पर है? सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड्स वैसे भी चर्चा में रहता है, ठीक है। एक तरफ चाइना से भी दोस्ती रखता है, एक तरफ यूएस भी है। छोटा सा आइलैंड नेशन है, इट्स लाइक हम बादशाह हैं, ठीक है। दोनों बड़े बड़े देश हमारे पास आ रहे हैं कि तुम मेरा दोस्त है। चाइना कह रहा है तुम मेरा दोस्त है, ठीक है। तो सोलोमन आइलैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहानी मैंने आपको पूरी बता दी है। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ल्ड का पहला पेटेंट फॉर एनिमल सप्लीमेंट पिनफिनॉन। पिनफिनॉन जो है उसको पेटेंट लिया गया है। इंटरेस्टिंग है ये भी। अब बेसिकली इसका है स्केयर क्रो इनकॉर्पोरेटेड, जो कि टोक्यो बेस्ड एक कंपनी है, हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पेटेंट फॉर पिनफिनॉन। एनिमल सप्लीमेंट है, और ये जो है आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक जो है पेप्टाइड को डॉग्स में, सिंपली अगर कहें तो हार्ट हेल्थ, मतलब डॉग्स की जो है हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगा, ठीक है। तो अब ये अगेन इंडिया में एक डिबेट रहती है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि भाई बताओ डॉग्स पे इतनी रिसर्च है, जानवरों पे हो रही है, लोगों पे नहीं हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जानवरों पे भी होनी जरूरी है, पूरा इकोसिस्टम है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया का पहला पेटेंट एनिमल सप्लीमेंट का लिया गया है, ठीक है, डॉग हेल्थ के लिए, डॉग की हार्ट हेल्थ के लिए।
ओके, नेक्स्ट है आपका आईटी मद्रास इसरो जॉइंट फोर्सेस टू एस्टेब्लिश रिसर्च सेंटर फॉर स्टडिंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल थर्मल मैनेजमेंट। ठीक है, सो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रिसर्च इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस। ठीक है, थर्मल टेम्परेचर चेंजेस कैसे होंगे जब आप लॉन्च करते हैं, तो आईआईटी मद्रास और इसरो मिलकर इस पे रिसर्च करेंगे। सो नोडल सेंटर की तरह काम करेगा फॉर स्पेसक्राफ्ट एंड लॉन्च व्हीकल रिलेटेड थर्मल मैनेजमेंट रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ इसरो। नेक्स्ट आपका डिफेंस स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष अभ्यास। ये अपने आप में एक नई चीज है। देखो कि अभी तक हम देखते थे कि भाई समुद्र में अभ्यास हो रहा है, युद्ध अभ्यास, लैंड पे एयरफोर्स का। अब हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष अभ्यास की, क्योंकि ये एक बहुत कहा जा रहा है कि फ्यूचर में लाइक स्पेस का यूज किया जाएगा वॉर्स के केस में, एंड वो थ्रेट को देखते हुए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। ग्रोइंग थ्रेट्स फ्रॉम एंड टू स्पेस बेस्ड एसेट्स एंड सर्विसेज टू हेल्प सिक्योर नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन स्पेस। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे। रिसेंटली क्रिएट किया गया है डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन। ये इसी चीज को शो करता है कि जो फ्यूचर की वॉरफेयर है वो स्पेस से, साइबर से, ये सारी चीजें हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका राइजिंग कंसर्न्स ओवर लासा फीवर आउटब्रेक्स। लासा फीवर बेसिकली क्या है, लाइक चूहे हैं, चूहों का के लीजिए जो वेस्ट है, ठीक है, ट्रांसमिट थ्रू फीकल वेस्ट और यूरिन जो है, उससे ये पर्टिकुलर जो वायरस जो है, ठीक है, जो वायरस जो है ये फैलता है। ठीक है, लासा वायरस मेंबर ऑफ एरिना वायरस फैमिली ऑफ वायरसेस, जिसको कि ह्यूमन बींग्स अगर कंज्यूम करते हैं तो लाइक कंटामिनेटेड है। ये वेस्ट अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिल रहा है और 80% ऑफ पॉपुलेशन को माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, पर 20% पॉपुलेशन को जो है सिवियर अटैक्स जैसे डेफनेस है और हायर रिस्क ऑफ डेथ हो जाता है। ठीक है, तो इससे मतलब मतलब इसको लेकर काफी कंसर्न चल रहा है दुनिया भर में, लासा वायरस। ओके, नेक्स्ट आपका एनवीडिया एंड सॉफ्टबैंक ने पायलट वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई एंड 5G टेलीकॉम नेटवर्क। अब इसको आप ऐसे समझो कि दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एनवीडिया और सॉफ्टबैंक जो है वो मिलकर, ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जिसपे एआई भी रन करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, या 5G वर्कलोड कॉन्करेंटली साथ साथ में। 5G अपने आप में कितना उसमें लोड है, एआई में कितना लोड है, दोनों साथ में चलेंगे तो वो जो नेटवर्क होगा उसकी क्या कैपेसिटी होगी वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो नोन एज आर्टिफिशियल, इसको नाम क्या दिया गया है, प्रोसेस नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, जिसमें खासकर आजकल कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं लगभग सारे एग्जाम्स में। इवन यूपीएससी एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं ये कंप्यूटर से भी पूछे जाने लगे हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका रिलायंस बैग्ड एडवर्ब टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमनाइड रॉबोट फॉर डाइवर्स वर्कफ्लोस बाय 2025 यूजिंग जियोस एआई प्लेटफॉर्म। तो नोएडा बेस्ड कंपनी एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट बाय 2025। बहुत साल पहले ना एक मूवी आई थी कि 2032 तक रोबोट्स कंट्रोल कर लेंगे, तब वो लगता था कि नहीं नहीं इतना मतलब इतना थोड़ी ना होगा, ये थोड़ा ज्यादा दिखा दिया मूवी में। बट अब लग रहा है कि नहीं नहीं हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में लाइक मेनी थिंग्स, ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट बिल्कुल ह्यूमंस की तरह है, घर में सारे काम करेगा, तो ये उसी की डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट क्या होगा फ्यूचर में, दैट विल सी। ओके, नेक्स्ट आपका आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे साइंटिस्ट डेवलप वाटर पॉल्यूटेंट डिटेक्टिंग डिवाइस एरोट्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जनरली क्या होता है कि वाटर पॉल्यूशन कितना है इसको चेक करना अपने आप में मुश्किल होता है। सो ये एक डिवाइस तैयार किया गया, बहुत कह लीजिए सस्ता है और पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। डिवाइस टू एक्यूरेटली डिटेक्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट जैसे फिनॉल और बेंजीन इन द वाटर। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ये देखो पॉल्यूटेंट कितना कितना है, ये आपको पूरी जानकारी यहां पर बता देगा। तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आपका इंडियन सैटेलाइट GSAT-20 लॉन्च्ड बाय एलन मस्क स्पेसएक्स। सो इंडिया का पहला बिग कमर्शियल डील विद एलन मस्क का स्पेसएक्स के साथ। सो पहला कोलैबोरेशन हुआ एलन मस्क का स्पेसएक्स के साथ। इंडिया कोलैबोरेशन, सो एलन मस्क का नहीं, एलन मस्क का तो स्पेसएक्स है, सॉरी। ठीक है, इंडिया का पहला कोलैबोरेशन। ठीक है, सो GSAT-N2 लिफ्ट, जिसका मास था 4700 kg का, मिशन लाइफ है 14 ईयर्स की। के ए बैंड
ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बेसिकली, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली कमर्शियल आर्म है इसरो की। मतलब बेसिकली जो डील करता है कि कितने का, मान लो कोई बाहर से सैटेलाइट इंडिया का जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है उसको यूज करना चाहता है सैटेलाइट लॉन्च के लिए, तो वो ये डील करेगा सारी की सारी। या जैसे हमने अपना सैटेलाइट स्पेसएक्स के को रॉकेट को यूज करके लॉन्च किया, तो ये जो है ये वो सारे काम करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका DRDO कंडक्ट्स फ्लाइट ट्रायल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम ज्यादा, ठीक है। कई 4 टर्म्स आती हैं, एक आती है सबसोनिक, ठीक है, एक आती है ट्रांससोनिक, एक आती है सुपरसोनिक, और एक आती है हाइपरसोनिक। ठीक है, जब स्पीड ऑफ साउंड से कम हो, ठीक है, लेस देन हो, स्पीड ऑफ साउंड मतलब लेस देन 1 हो, 1 मैक बोलते हैं इसको एक्चुअली, मैक। ठीक है, इफ इट इज लेस देन 1 मैक सो इट इज सबसोनिक, इफ इट इज इक्वल टू 1 मैक दैट इज ट्रांससोनिक, इफ इट इज 1 to 5, ठीक है, दैट इज द सुपरसोनिक। ठीक है, 1 to 5 मैक इज सुपरसोनिक, एंड इफ इट इज मोर देन 5 मैक दैट इज हाइपरसोनिक। तो ये सबसे पहले इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये शो करता है कि बहुत कम देरी में आप बहुत दूर के टारगेट को हिट कर सकते हो। ठीक है जी, सो दिस अचीवमेंट पुट्स इंडिया इन द ग्रुप ऑफ सिलेक्ट नेशंस विद हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज, और बहुत सारे पेलोड से ले जा सकता है। ठीक है, फॉर रेंजेस लाइक ग्रेटर देन 1500 किलोमीटर्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, और इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है बाय द लेबोरेटरीज लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में, उनके द्वारा ये डेवलप किया गया एंड अदर DRDO लैब्स। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका साइंटिस्ट डिकोड ब्रेन एक्टिविटी टू ट्रीट एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, सब कुछ काफी तेजी से बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे दुनिया भर में एक प्रॉब्लम चल रही है कि एंजाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित लोगों का जो नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, मतलब वो कह रहे हैं कि ना हम पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। ठीक है, दुनिया से कनेक्टेड है पर अंदर से डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, थोड़ा फिलोसफिकल हो गया बट यस इट इज ट्रू। तो ये है एमिगडाला रीजन। ठीक है, एमिगडाला रीजन होता है बेसिकली जो आपका, इसको कहा जाता है लिजर्ड ब्रेन। द एमिगडाला इज टिपिकली एसोसिएटेड विद डिटेक्टिंग थ्रेट्स एंड प्रोसेसिंग फियर, और यही वो रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल है सोशल बिहेवियर के लिए, लाइक पेरेंटिंग, मेटिंग, मतलब एक दूसरे से मिलना, ठीक है, एग्रेशन, नेविगेटिंग सोशल डोमिनेंस हायरार्कीज। अब कैसे हमारे ब्रेन जो है इसको प्रोसेस करता है, इसको लेकर बेसिकली कहा जा रहा है कि ब्रेन एक्टिविटी को डिकोड किया है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है तो बहुत सारे लोग जो एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनको एक बेटर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। इन शॉर्ट अगर हम इस न्यूज का कह लीजिए एक कंसाइज निकालें तो ये यहां पर ये बेनिफिट है। सो बोथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर लिंक्ड टू हाइपर एक्टिविटी इन द एमिगडाला व्हिच कैन लीड टू एक्सेसिव इमोशनल रिस्पॉन्सेस और इंपेयर्ड इमोशनल रेगुलेशन। तो इन सारी चीजों को रेगुलेट कर किया जा सकेगा, इनको बेटर ट्रीट किया जा सकेगा। नेक्स्ट आपका डनलिन नियर थ्रेटेंड स्पीशीज spotted during the Keral bird race. So red list of threatened species, अब इसका जो पहले ये लीस्ट कंसर्न था अब ये नियर थ्रेटेंड हो चुका है। ठीक है, और ये आपको मिलता है केरल में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोबा 3 इक्लिप्स मेकिंग डबल सैटेलाइट। तो ये प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा का मिशन है, विल बी लॉन्च्ड ऑन इसरोस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इंटरेस्टिंग है, देखो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कह लीजिए एक सैटेलाइट है जो हम लॉन्च करेंगे फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑन December 4, और दुनिया का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है, और टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इक्लिप्स रिवीलिंग न्यू व्यूज ऑन द सन्स फेंट कोरोना आउटर जो कह लीजिए रिंग जो दिखाई देती है सूरज के बाहर, तो उसको कोरोना बोला जाता है। ठीक है, अब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कोरोना तेरा नाम रहेगा। कोरोना वो वाला कोरोना नहीं, ये वाला कोरोना है।
ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्मॉल सैटेलाइट्स, कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और सोलर। बेसिकली इस तरीके से आप उसको जो है लॉन्च किया जाएगा कि सन को बेहतर तरीके से स्टडी किया जा सके, कोरोना को बेटर तरीके से स्टडी किया जा सके। न्यू जाइंट रेडियो गैलेक्सी डिस्कवर्ड बाय द मीरकाट, ठीक है, मीरकैट कह सकते हैं। सो एक यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन साउथ अफ्रीका ने कहा है दैट हैज यूज्ड मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप टू डिस्कवर अ न्यू जाइंट रेडियो गैलेक्सी, और बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस साइज एंड पावरफुल एमिशंस। बेसिकली ये जो जाइंट रेडियो गैलेक्सीज होती हैं ये बहुत रेयर है, अपने आप में बहुत बड़ी हैं, बहुत दूर हैं मतलब हमारी गैलेक्सी से। और न्यूली आइडेंटिफाइड गैलेक्सी ये नाम है, ये मतलब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बड़ा न्यूमेरिकल सा नंबर है। एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टडी ऑफ गैलेक्सी इवोल्यूशन। हाँ, ये पूरा यूनिवर्स की जो इवोल्यूशन की हम बात करते हैं, गैलेक्सी इवोल्यूशन की बात करते हैं, रेडियो सोर्स फॉर्मेशन की बात करते हैं, उसको बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएगा। तो ये है, ये आप देख सकते हैं, ये टेलीस्कोप है, इसके थ्रू जो है ये डिस्कवरी हुई है। सो कनेक्टेड एरे ऑफ रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड इन द नदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, और पहले इसका जो नाम था वो कारो एरे टेलीस्कोप था। ठीक है जी, ओके। 2024 का बिगेस्ट स्कैम, ठीक है, हाईबॉक्स। अगर मैं स्कैम की बात करूं तो ये स्कैम में बेसिकली जैसे चिट फंड स्कैम होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली चिट फंड स्कैम है। बट ये चिट फंड स्कैम कैसे हुआ? ये ऐप के थ्रू हुआ है। ठीक है, क्या होता है, पहली बात तो चिट फंड स्कैम क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। आपने लोगों को कहा, जैसे चिट फंड स्कैम वाले क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं कि जी आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट रिटर्न मिलेंगे। जैसे नॉर्मली आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, एफडी में 6-7%, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो 10-11%, ये कह रहे हैं 25% आपको रिटर्न मिलेगा, 30% रिटर्न मिलेगा, या जो भी उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो अब लोगों को लगा कि यार वाह यार, हमारा पैसा तो रातों रात हम अमीर हो जाएंगे, सबको मतलब बड़ी जल्दी क्विकली अमीर होना है, तो बहुत लोग पैसा डाल देते हैं। अब ये इनिशियली क्या करते हैं, टू स्ट्रेंथन द पीपल्स सेंटिमेंट्स, वो पैसा वापस करते हैं रिटर्न, मतलब इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, लोगों को लगता है अरे वाह यार, मैंने लाइक 1 लाख रुपए लगाया था, 1.5 लाख मिल गया 1 साल के अंदर अंदर, एक अगेन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो वो और 10 लोगों को बताएगा कि भाई साहब मैंने लगाया था, बहुत बढ़िया स्कीम है ये तो। ठीक है, तो मेनी पीपल विल स्टार्ट लाइक सब्सक्राइबिंग टू दैट पर्टिकुलर स्कीम। बहुत लोग, जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर वो पैसा लेके खत्म, वो दुकान बंद। ठीक है, वो आपने वो मूवी देखी हेरा फेरी, तो कह रहा है कि 21 दिन में पैसा डबल। कह रहा कैसे करोगे? कहता हम उस कंपनी में लगाएंगे जो 14 दिन में डबल कर रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। वो पैसा इकट्ठा करता है, बाद में देखता है गायब। तो एग्जैक्टली यहां पर यही हुआ है। ठीक है, तो ये सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ है। ठीक है, ऐप बेस्ड हुआ। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, कोट अनकोट इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इन्होंने क्या किया, जो ऐप डेवलपर होंगे, इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया, इन्फ्लुएंसर्स को अच्छा पैसा दिया। अब इन्फ्लुएंसर्स को लगा कि हाँ जी ये तो बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और इस तरीके से ये इस चीज पे भी डाउट करता है कि जो मतलब सो कॉल्ड बहुत नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं या जो भी हैं, और वो एक प्रोडक्ट को अगर मान लीजिए वो प्रमोट कर रहे हैं, सो प्लीज उसको चेक कर लीजिए, उसके थोड़े क्रेडेंशियल्स को चेक कर लीजिए। ठीक है, सो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस ने 1000 करोड़ तक का जो है लॉस हुआ है। 1000 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, आफ्टर बीइंग चीटेड इन द सो कॉल्ड हाईबॉक्स एप्लीकेशन स्कैम। ठीक है, हाई इंटरेस्ट दिए गए, जो मॉडल सेपरेंडी था, मतलब जो तरीका था, वो मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने क्या यूज किया है। ठीक है, सो तो इसमें 2-3 चीजें होगी। इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया, इन्फ्लुएंसर से उनका फॉलोअर बेस बढ़ा है, उससे लोगों तक पहुंचा। ठीक है, और इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया, वो और लोग आए। ठीक है, सो दैट वाज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका इंडिया फर्स्ट मार्स मून एनालॉग मिशन किक्स ऑफ इन लद्दाख स्पेस लाइक टेरेन। तो यहां पर इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किक्ड ऑफ इन लद्दाख, कोलैबोरेटिव स्टडी बाय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। और बेसिकली लद्दाख में जो कंडीशंस है ना, वो वेरी सिमिलर टू व्हाट यू फाइंड इन द मून। ठीक है, तो लाइक कैसे लैंड किया जाएगा, जो हमारे मैन्ड मिशन होगा, मतलब जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो कैसे लैंड करेंगे, वहां की कंडीशंस कैसे होंगी, वो कैसे वहां पर अडेप्ट करेंगे, तो उसका एक सिमुलेशन होगा, मतलब उसका एक ट्रायल होगा वहां पर।
सो एनालॉग स्पेस मिशंस आर फील्ड टेस्ट इन लोकेशंस ऑन अर्थ जो फिजिकल सिमिलैरिटीज रखते हैं एक्सट्रीम स्पेस एनवायरनमेंट की तरह। और इससे क्या होता है, आप एक्चुअल मिशन से पहले उन ट्रायल्स को करके देखते हैं। ठीक है, सो आका स्पेस स्टूडियो प्राइवेट कंपनी है स्पेशलाइजिंग इन स्पेस आर्किटेक्चर एनालॉग रिसर्च टू लीड अ 21 डे मार्स एंड मून मिशन इन द रग्ड टेरेन ऑफ लद्दाख। सो ये स्टडी करेगा इंपैक्ट ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट आपका जापान लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नो सैट इन स्पेस। तो छोटा सा एक कह लीजिए वुडन सैटेलाइट, यहां पर दो चीजें वो करना चाहते हैं। एक तो छोटा सैटेलाइट, लैटिन वर्ड फॉर वुड, ठीक है जी, द लिग्नोसैट इज पाम साइज्ड, और ये बताना चाहते हैं कि सस्टेनेबल है। एम टू प्रूफ दैट वुड इज अ स्पेस ग्रेड मटेरियल एंड ऑर्बिट करेगा अराउंड द अर्थ फॉर 6 months, डिजाइन्ड बाय रिसर्चर्स एट क्योटो यूनिवर्सिटी इन जापान। और अपने आप में एक बेसिकली एक ट्री है वहां का, मतलब जापान में मिलता है मैग्नोलिया ट्री, उससे ये बनाया गया है। फ्लोन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन अ स्पेसएक्स मिशन आफ्टर लेटर रिलीज इनटू ऑर्बिट फॉर अबाउट 400 किलोमीटर्स। तो जो ऑर्बिट होगा वो उसकी हाइट होगी अराउंड 400 किलोमीटर्स। चलिए नेक्स्ट आपका न्यू टेरोसॉर, ठीक है, न्यू टेरोसॉर स्पीशीज डिस्कवर्ड इन जापान। ये इंटरेस्टिंग है। सो निपॉन टेरस मीजोफेनेसिस लेट क्रिटेशियस पीरियड है। जो इसका पीरियड है वो है आपका 65 मिलियन ईयर्स अगो से 210, क्योंकि 66 मिलियन ईयर्स अगो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। एनीबडी कैन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो 210 इसके बीच में ये मिलते थे, पर ये डायनासोर नहीं है। ठीक है, देखने से ये मतलब बहुत बार कई बार इनको डायनासोर समझाया था, पर देवर फ्लाइंग रेप्टाइल्स, और ये पहले फ्लाइंग रेप्टाइल्स है, अर्थ फर्स्ट फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये जो है न्यू टेरोसॉर स्पीशीज डिस्कवर्ड इन जापान। नेक्स्ट आपका डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉडस्टर्स पोज एज कॉप्स ऑन वीडियो कॉल। ये अपने आप में इतना बड़ा स्कैम हो चुका है कि प्रधानमंत्री को जो है इसके बारे में बात करनी पड़ी और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ा कि भाई साहब ये डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज ही नहीं है, कानून में है ही नहीं है। आई डोंट नो, मतलब लाइक लॉट ऑफ पीपल, आई हैव सीन 1 or 2 people वेरी वेरी एजुकेटेड, दे गॉट अ कॉल कि जी हाँ जी फलानी जगह से आपका पार्सल आ रहा था, उसमें कॉन्ट्राबैंड आइटम्स पाए गए हैं, उसमें ड्रग्स पाए गए हैं, आपको जो है मतलब आना पड़ेगा। देन दे सेट के ओके आप वीडियो कॉल पे आ जाइए, और फिर वो पूरा सेटअप ऐसा होगा कि जैसे पुलिस स्टेशन का सेटअप है। फिर वो कहेंगे कि आपको जो है एक अमाउंट जमा करना पड़ेगा, बेल अमाउंट या कुछ इस तरीके से, तो आपको जो है हम छोड़ेंगे नहीं, तो आपको आना पड़ेगा। तो इस तरीके से दे क्रिएट सिनेरियो, ठीक है, एंड लाइक थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हैव बीन लाइक, ठीक है, उसमें उनको नुकसान हुआ है। लाइक 100,000 करोड़ का जो है अभी तक, मतलब इसका कोई अमाउंट नहीं आया है कि हाउ मच अमाउंट, बट ये अपने आप में बहुत बड़ा कह लीजिए मुद्दा बन चुका है। कानून में कहीं पे भी डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब आप सबके लिए भी है एक बहुत ही स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडी है कि जी आपका फलाना जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स है वो पाए गए हैं और अब आपको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, सो ऑनलाइन स्कैम दैट डिफ्रॉड्स विक्टिम्स ऑफ देयर हार्ड अर्न मनी एंड अंडर द गाइज ऑफ डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, तो उसमें वो आपको कहेंगे कि हम सीबीआई के एजेंट हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, कस्टम एजेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट, मतलब सारी चीजें, मतलब प्रॉपर वो सेटअप ऐसा होगा आपको लगेगा कि यस दे आर लाइक जेन्युइन ऑफिसर्स। ठीक है, उनके लोग, उनके कपड़े, ठीक है, वर्दी पहनी है, सब कुछ वैसा लगेगा। बट प्लीज मेक श्योर कि आप जो है इसमें ना जाएं। ये वैसे भी मतलब ये जानकारी सब में होनी चाहिए। ओके, सो अंडर द गाइज ऑफ क्लियरिंग देयर नेम, ठीक है, आपका नाम हटा दिया जाएगा। असिस्टिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन के साथ रहेंगे तो आपको मदद करेंगे, आप पे कोई केस नहीं आएगा, आप असिस्ट कीजिए। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट करिए, ठीक है, जो रिफंड हो जाएगा आपको फ्यूचर में। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है कही जाती हैं। So that's all from my side. Thank you so much. जय हिंद, वंदे मातरम. I hope you enjoyed the session. बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन भी थी जो आपके लाइक डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं, ये 5 जो सेशंस रहते हैं, 3rd सेशन जो है अगले दिन आपका आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।